दैट इज़ प्राइमर डिज़ाइनिंग। प्राइमर डिज़ाइनिंग बेसिकली क्या है कि प्राइमर्स का हम सबको पता है प्राइमर्स क्या होते हैं। प्राइमर्स ऐसे शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं विद इन द रेंज ऑफ 18 to 22 बेस पेयर्स, जो क्या करते हैं, दे हैव द कॉम्प्लीमेंटरिटी विद आर रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस। जो हमारा रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंस होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है इनकी, एंड दे बाइंड विद दो सीक्वेंसेस टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन और एक्सटेंशन इन द पीसीआर। तो पीसीआर में क्या करते हैं, एक्सटेंशन करवाना शुरू करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना शुरू करते हैं। इनके बगैर जो है वो एडिशन नहीं होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। दूसरी तरफ हमारे पास है अच्छा जी, तो ये जो प्राइमर सीक्वेंसेस होते हैं ये बेसिकली हमें जब भी हमने प्राइमर डिज़ाइन करने हैं तो उसके लिए फिर हमें अपने डिज़ायर डीएनए का या अपने जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उस पर आ जाते हैं कि हमें उसका सीक्वेंस कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम आ जाते हैं किस पे, एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र पे। एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र जो है मैं अभी आप लोगों को साथ साथ करके दिखा रही हूँ। एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र में आपके पास जो है वो सारी की सारी स्पीशीज़ जो कि आज तक नोन है वो सारी एंटर हुई हैं और आपको कौन सा जीन उनके लिए सर्च करना है आपके पास वो भी मौजूद होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें अभी हम ऑल स्पीशीज़ पे नहीं रहते, हम ह्यूमन पे आ जाते हैं। ह्यूमन पे करते हैं और हमने कौन सी जीन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ BCKD के। BCKD के एक जीन है जिसको कहते हैं ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो BCKD के जीन का बहुत सारी एंट्रीज़ आ जाएंगी आपके सामने। आपके पास क्या है, सबसे पहले आप ऊपर देखें तो BCKD की ह्यूमन जीन है, उसके बाद नीचे उसका ह्यूमन ट्रांसक्रिप्ट नंबर 1 है, देन ट्रांसक्रिप्ट नंबर 3 है, 203 है, 204, 202, 207, 208, 209, 210, 26। ये सब क्या हैं, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं BCKD के जीन के ही। हमें क्या करना है, हमें तो भी सबसे पहले जीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। आपको सबसे पहले जीन का सीक्वेंस पता लगाना है, वहाँ से आप जो है वो जीन का सीक्वेंस लोगे। हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि BCKD के जीन पे सबसे पहले ऊपर आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। हर जीन का एक नंबर, एक ID नंबर दिया हुआ होता है डाटाबेस ने। जैसे एनसेम्बल एक डाटाबेस है तो एनसेम्बल ने BCKD के जीन को जो है वो एक ID नंबर दिया हुआ है, डैट इज़ ENSG पेंटा 01035007। तो ये क्या है, ये इस जीन का नंबर है। आप इस जीन को इस नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आ जाएं तो डिस्क्रिप्शन में क्या है इसके बारे में बताया है। तो उसका फुल नेम क्या है, ब्रांच चेन कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज जीन है विच इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि क्या है, ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज काइनेज है। क्योंकि ये काइनेज एंजाइम है तो ये क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है किसकी, ब्रांच चेन अल्फा कीटोएसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की। उस कॉम्प्लेक्स की जब ये उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो है उसकी एक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस होता है। उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है कि वो कैटाबॉलिज्म स्टार्ट करवाना शुरू कर देता है, कैटाबॉलिज्म रोक देता है। तो फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन वहाँ पे जो है वो वर्क प्ले करती है, रोल प्ले करती है। जैसे कि BCKD के जीन यहाँ पर इसका यही काम है कि अमाइनो एसिड्स की कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है। आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिल भी जाएगी। लोकेशन देखें अगर हम, तो अभी तक इसकी लोकेशन जो है वो पता लग चुकी हुई है। और इसकी लोकेशन क्या होती है कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है ये जीन, और कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है। हमें पता है ना हमारी DNA के डबल स्ट्रैंड होता है, तो फॉरवर्ड स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट होती है। और इसकी जो लेंथ है और ये कहाँ से कहाँ तक पे जाती है वो है 31,106,107 बेस पेयर से लेके 31,112,791 बेस पेयर्स तक। तो 107 से 791 बेस पेयर्स तक जो है उस क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे ये जीन एग्जिस्ट करती है।
अबाउट दिस जीन, इस जीन के बारे में क्या है कि दिस जीन हैज़ 10 ट्रांसक्रिप्ट्स, इस जीन के जो है 10 ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं। 10 ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है कि स्प्लाइस वेरिएंट्स, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी स्प्लाइसिंग पढ़ ली हुई होगी, आरएनए स्प्लाइसिंग, तो हम सबको पता है कि डीएनए से जो है वो आरएनए बनाया जाता है, उस आरएनए के आगे जो है वो स्प्लाइसिंग होती है और हमारे पास जो है वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स बन जाते हैं। एक मेजर ट्रांसक्रिप्ट से आगे फर्दर जो है वो स्प्लाइस वेरिएंट्स हमारे पास आते हैं। तो इस जीन के 10 स्प्लाइस वेरिएंट्स होते हैं। उन 10 स्प्लाइस वेरिएंट्स की सबकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है। सबकी इन्फॉर्मेशन में हम देखें तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट नंबर 201 है, 204, 203, 202, 205, 206, 209, 210, 208 एंड 207। उन सब की ट्रांसक्रिप्ट आईडी यहाँ पर गिवन है। आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट आईडी पे अगर हम ये माउस जो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस ट्रांसक्रिप्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन निकल आएगी। तो आप हर ट्रांसक्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट नंबर 1 है जिसको हम 201 आईडी का ट्रांसक्रिप्ट है, वो कितने बेस पेयर्स का है? वो 2036 बेस पेयर्स का, 2036 बेस पेयर्स का ये ट्रांसक्रिप्ट है। इससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वो 412 अमीनो एसिड्स की प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। और ये वाला जो ट्रांसक्रिप्ट है ये बेसिकली प्रोटीन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट है। प्रोटीन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि उस ट्रांसक्रिप्ट से लाजमी तौर पे प्रोटीन बनती है। समटाइम्स हमारे पास ऐसा ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है स्प्लाइसिंग के दौरान, स्प्लाइस वेरिएंट्स में ऐसा ट्रांसक्रिप्ट आ जाता है जो ट्रांसक्रिप्ट एक्चुअली फंक्शनल नहीं होता। फंक्शनल कैसे नहीं होता कि उसमें जो है इम्पॉर्टेंट मेजर जो एक्सोन सीक्वेंसेस थे वो बाहर निकल गए, इंट्रॉन्स ही अकेले रह गए, वो प्रोटीन उससे कोड नहीं होगी, उससे प्रोटीन नहीं बनेगी। फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन आ गई या इस तरह की कोई भी म्यूटेशन वगैरह की वजह से कोई ऐसा ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस हुआ जिससे आगे फर्दर जो है प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी। या फिर इसके अलावा जो है वो नॉनसेंस मीडिएटेड डिके वाली ट्रांसक्रिप्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं जिनसे क्या होता है कि उनसे भी प्रोटीन आगे प्रोड्यूस नहीं होती है। तो डिफरेंट इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनसे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होती और मोस्टली ऐसे होते हैं जिनसे प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसका जो सबसे पहला ट्रांसक्रिप्ट है 201 आईडी वाला, वो 412 अमीनो एसिड्स की प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। उसके आगे उसके यूनिप्रोट पे मैच भी एग्जिस्ट करता है। यूनिप्रोट का मतलब है कि आपने उस प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, आपने अगर इस प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको वो ये यूनिप्रोट की आईडी है, आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो, आपको सारा कुछ उसके प्रोटीन के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रांसक्रिप्ट है डैट इज़ BCKDK 204, इसकी ट्रांसक्रिप्ट आईडी भी यहाँ पर गिवन है और ये कितने बेस पेयर्स का है? ये 2164 बेस पेयर्स का है। इससे भी जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वो 412 अमीनो एसिड्स की ही प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। और ये भी क्या है, बायोटाइप इसकी क्या है कि प्रोटीन कोडिंग ही है, इससे भी प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट है BCKDK 203, इससे जो है बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर्स का ये वाला ट्रांसक्रिप्ट होता है? ये 1997 बेस पेयर्स का ट्रांसक्रिप्ट होता है जिससे 365 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। तो अब आप यहाँ पर देखें, एक जो है वो 412 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है, दूसरी जो है वही BCKDK ही 365 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है। प्रोटीन तो प्रोड्यूस हो गई है बट 365 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है। तो चूँकि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है देख के ही कि 412 से कम हो के 50-60 बेस पेयर उसमें से निकल गए हैं और वो 365 अमीनो एसिड्स रह गए हैं। तो हो सकता है कि ये वाली प्रोटीन जो है वो फुली फंक्शनल ना हो, या ये जो है वो थोड़ा बहुत इसका डिस्टॉर्टेड फंक्शन हो, या जो है वो सही तरह से फंक्शन परफॉर्म ना कर पाती हो। बट ये वाली ट्रांसक्रिप्ट भी क्या है, प्रोटीन कोडिंग है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास BCKDK 202। मैम जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। BCKDK 202 ट्रांसक्रिप्ट आता है हमारे पास। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, इस ट्रांसक्रिप्ट से हमारे पास जो है वो 1907 बेस पेयर्स की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है जिससे 335 अमीनो एसिड की प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब पहले 365 थी, उससे पहले 412 थी, अब नीचे वाले पे देखें तो 335 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है। तो इसमें जो है वो और ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो कम हो गए या कम हो सकते हैं, बट ये वाला ट्रांसक्रिप्ट फिर भी क्या है, प्रोटीन कोडिंग ही है। उसके बाद हमारे पास BCKDK 205 ट्रांसक्रिप्ट है जिससे हमारे पास 754 बेस पेयर का है और 216 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। इस तरह सो ऑन। जो 206 है उससे सिर्फ 60 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है। 209 से 88 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है। 210 से 146 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है। 208 से जो है वो 217 अमीनो एसिड की प्रोटीन प्रोड्यूस हुई है, बट दैट इज़ नॉनसेंस मीडिएटेड डीके। उसमें जो अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस भी होंगे वो बिल्कुल भी कोई फंक्शन के काबिल नहीं होंगे। और जो 207 ट्रांसक्रिप्ट है, लास्ट वाला ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें
2558 बेस पेयर्स मौजूद हैं, जो सबसे लंबा ट्रांसक्रिप्ट है अभी तक का BCK-DK का। उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही है वो कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रही। क्यों कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रही? क्योंकि इसमें जो है इंट्रॉन जो है वो रिटेन कर गया है। जब इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के दौरान आपके ट्रांसक्रिप्ट में आ जाएगा तो वो इंट्रॉन आपके ट्रांसक्रिप्ट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरह से अफेक्ट करेगा, आप उस पर कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि इंट्रॉन आने की वजह से प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं हुई। क्लियर? अब हमारे पास अगर हम इसकी समरी में आएँ तो हमारे पास उसकी सारी समरी भी यहाँ पर गिवन है कि ये नेम उसका क्या है, उसका CCDS क्या है, दिस जीन इज़ अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन CCDS सेट, ये वाले सेट्स हैं। और इसके अलावा यूनिप्रोट पे उसकी आईडी क्या है वो भी गिवन है, रेफरेंस सीक्वेंस उसका क्या है वो भी गिवन है, एंसेंबल वर्जन क्या है वो भी गिवन है, अदर असेंबलीज़ में ये कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकती है NCBI वगैरह पे, तो ये वो भी गिवन है। हम आ जाते हैं नीचे यहाँ पर आप देखें कि जितनी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में मैंने आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे ये है BCK-DK 204 प्रोटीन कोडिंग है, वो ये इतना ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ये यहाँ से ये जो ब्लैक एंड वाइट मार्जिन्स के साथ जो आपको बाहर नज़र आ रही है ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड की जीन है। इस पे आपके पास इस पूरी जीन में से जो 204 ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो 203 ट्रांसक्रिप्ट है वो इस जीन में यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो आपको सारे के सारे साइजेस भी पता चल रहे हैं। और इस तरह जो आपके पास ये 206, 210, 209 और 205 वाले ट्रांसक्रिप्ट्स आए हैं उनका भी आपको पास गिवन है कि बस ये 206 वाला देखें कितना छोटा ट्रांसक्रिप्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो कहाँ पे जा रहा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इसी तरह इधर वाले ये भी ट्रांसक्रिप्ट्स वही वाले ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमें क्या चाहिए, हमने ये तो देख लिया कि ये जीन है और इसके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं। हमें क्या चाहिए, हमें इसका सीक्वेंस चाहिए। हमने जब इसका सीक्वेंस लेना है तो सीक्वेंस लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसका सीक्वेंस निकालना है। सीक्वेंस हम कहाँ से निकालेंगे कि अगर आपको उसके ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस चाहिए तो आप उसके ट्रांसक्रिप्ट का भी सीक्वेंस निकाल सकते हो। अगर आपको उसके जीन का सीक्वेंस चाहिए तो आप उसके जीन का भी सीक्वेंस निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास सबसे ऊपर आ रहा है समरी। आप स्प्लाइस वेरिएंट्स पे आ जाएं तो आपके पास स्प्लाइस वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। ठीक है, ये देखें सारे स्प्लाइस वेरिएंट्स की आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप ट्रांसक्रिप्ट कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट कंपैरिजन के लिए वो आपको ट्रांसक्रिप्ट का कंपैरिजन करवा देगा। ठीक है, और वो आप आपने ट्रांसक्रिप्ट कैसे बताया है, कैसे हम निकालते हैं? जब आपने कोई भी जीन सर्च की है तो आपके पास ऊपर समरी में ही सारे ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो आ जाते हैं। सबसे ऊपर समरी में तो ये देखें सारे ट्रांसक्रिप्ट्स आ रहे हैं। आप जिस भी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहो आप उसकी आईडी पे क्लिक करोगे और अगला टैब जो है आपके पास खुल जाएगा। जैसे मैं इसको अगले टैब में खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैम स्क्रीन शो हो रही है लेकिन दूसरा टैब शो नहीं हो रहा। ओके अच्छा, ये देखिए जी दूसरा टैब आ गया हमारे पास। अब इस दूसरे टैब में आप देखें तो आपके पास ये देखिए ये ट्रांसक्रिप्ट आईडी है, ये खुली हुई है ट्रांसक्रिप्ट आईडी। ठीक है, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है जी मैम। अब हम आ जाते हैं इधर। आपके पास क्या है कि आप ट्रांसक्रिप्ट कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप ट्रांसक्रिप्ट्स का कंपैरिजन भी कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रांसक्रिप्ट्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहते हो तो आप जो समरी पे भी आ सकते हो। आपने उसका सीक्वेंस लेना है तो आप सीक्वेंस पे आ जाओ। सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो है आप यहाँ से उसका क्या कर लोगे, आप उसका यहाँ से सीक्वेंस भी जो है वो डाउनलोड कर लोगे। ये देखिए नीचे आपके पास उस पूरी जीन का क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया। जितने रेड कलर के आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारे के सारे उसके क्या हैं, एक्सॉन्स हैं।
तो हमारे पास अभी क्या है, चूंकि हमने किसी ट्रांसक्रिप्ट को क्लिक नहीं किया हुआ था, तो हमारे पास ये किसका आया सीक्वेंस, जीन का सीक्वेंस आ गया। तो इस पूरी जीन के सीक्वेंस को आपने क्या करना है, आपने इस पूरी जीन के सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। ये कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करना है आपने। कंट्रोल सी करके आपने इसको क्या करना है, अपने अपने पास इसको वर्ड की फाइल में प्लेस कर लेना है। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, साथ साथ मैंने अपनी एंटायर स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब ये देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स कर लूँ। आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना है, वो सारे का सारा सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो एक जीन का सीक्वेंस था वो कितने पेजेस पर आया है वर्ड के, वो 6 पेजेस पर आया है वर्ड के ऑलमोस्ट। जी मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, हाँ जी, 6 नहीं 5 पेजेस पे वो आया। तो जीन देखें कितनी बड़ी होती है, आप यहाँ से एक एक बेस को गिन तो सकते ही नहीं हो। तो आपको कहाँ से, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जीन कितने बेस पेयर्स का है, वो आपको जीनोम ब्राउज़र जो है, चाहे आप एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, चाहे आप NCBI यूज़ कर रहे हो, वो ब्राउज़र आपको बता देगा कि ये इतने बेस पेयर्स की जीन है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है 107 से लेके 791 बेस पेयर तक जा रही है, तो यहाँ से भी आप इसके बेस पेयर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास कि जितने ये एक्सोन्स हैं और उस रीजन को सारे को रेड कलर दिया हुआ है, वो सारे का सारा क्या है, वो एक्सोनिक रीजन है। और जो दूसरा है ब्लैक में, वो सारे क्या हैं, इंट्रॉन्स हैं। इंट्रॉन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है आप प्राइमर कहाँ से बनाना चाहते हो। आपने वर्ड की फ़ाइल पे आ जाना है, उस वर्ड की फ़ाइल पे आपने क्या करना है, हमने जीन को डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किस चीज़ को एम्पलीफाई करना चाहते हो। आप सिर्फ एक्सोन्स को एम्पलीफाई करना चाहते हो, या आप जो है वो इंट्रॉन्स को एम्पलीफाई करना चाहते हो, या आप क्या एम्पलीफाई करना चाहते हो। इवन अभी तो ये हमारे पास जीन है, हम जो है वो ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस भी निकाल सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस निकाल के दिखा देती हूँ कि हमने जब ट्रांसक्रिप्ट का सीक्वेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे। मुझे ये वाला ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, पहले वाला। क्यों मैं पहले वाला कर रही हूँ, क्योंकि ये 412 अमीनो एसिड का प्रोटीन बना रही है और 2036 बेस पेयर्स है इसके, ये सबसे बड़ा वाला है। तो आपने जब भी किसी ट्रांसक्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो कोशिश करें उस वाले ट्रांसक्रिप्ट की लें जिससे फुली फंक्शनल प्रोटीन बन रही है और सबसे बड़ी वाली बन रही है। तो बाकी जो सबसे छोटे वाले हैं उन पे नहीं। जी बेटा। सॉरी आपकी बात को कट करी मैम, ये CCD आपने कुछ बताया था। आई एम सॉरी मुझे पता नहीं चला। नीचे एक जगह है जहाँ पे 4 मार्कर्स लिखे हुए हैं कि CDS कुछ है, ये क्या है, ये प्लीज एक्सप्लेन कर दी। ये जो होते हैं ना हमारे पास, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर भी है ये CCDS, ठीक है। ये भी डिफरेंट आईडीज़ होती हैं, ठीक है, हर जीन के लिए। जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है तो हर ट्रांसक्रिप्ट के लिए आईडीज़ होती हैं जिनमें आपके पास जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे मैंने अभी इसको क्लिक किया है तो हमारे पास ये खुल गया उसका, ठीक है, जो कि एक कॉन्सेंसस CDS सीक्वेंस होता है जिस पे सारे करंट वर्जन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी पड़ी हुई होती है। जैसे अभी ये मैंने इसको क्लिक किया, आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये देखिए NCBI की है, CCDS डेटाबेस ही होती है बेसिकली ये भी, जो कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जिस भी ट्रांसक्रिप्ट के लिए या जिस भी जीन के लिए आप क्लिक करोगे उसकी सारी की सारी वहाँ पर पड़ी हुई होगी, उसके सीक्वेंस आईडीज़, उसका सीक्वेंस और ये सारी चीज़ें। क्योंकि ब्राउज़र्स हमारे पास सिर्फ एक ब्राउज़र नहीं है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। मोस्टली जो हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो हम एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं या हम NCBI यूज़ करते हैं। जैसे अभी आप देखो तो जीनोम डिस्प्लेस में उसका इस CCDS पे भी एनसेम्बल भी गिवन है, NCBI भी गिवन है, UCSC भी गिवन है और गैगा भी गिवन है। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, वापस आ जाएं।
और ये जो यूनिप्रोट है ये उसके प्रोटीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये CCDS उसी DNA और उसी जीन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है NCBI की। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं ट्रांसक्रिप्ट को अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ, ट्रांसक्रिप्ट के सीक्वेंस को, तो ट्रांसक्रिप्ट के सीक्वेंस को अगर हम करना चाहें तो मैं पहले वाला ट्रांसक्रिप्ट लूँगी। क्यों पहले वाला लूँगी? क्योंकि ये सबसे बड़े वाला ट्रांसक्रिप्ट है और इससे फुली फंक्शनल प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और इसका जो है वो यूनिप्रोट का भी सीक्वेंस मौजूद है, उसका रेफरेंस सीक्वेंस भी मौजूद है। तो आप वो वाली ही ट्रांसक्रिप्ट को उठाएं हमेशा जब भी आपने रिसर्च करनी है, जब भी प्राइमर्स डिज़ाइन करने हैं, जिसके बारे में सारी आईडीज़ मौजूद हैं, जैसे इसकी CCDS आईडी भी मौजूद है, इसकी यूनिप्रोट आईडी भी मौजूद है, और इसकी रेफरेंस सीक्वेंस मैच भी मौजूद है। बाकी ट्रांसक्रिप्ट का देखें तो उनका नहीं है, तो आपको कौन सा उठाना चाहिए? आपको यही वाला उठाना चाहिए जिसकी सारी आईडीज़ मौजूद हैं। अब ये मैंने इसको अगले टैब में ओपन किया था, तो ये देखें मेरे पास ये अगले टैब में ओपन हो गया। मैं अब क्या चाहती हूँ, मैं इसका सीक्वेंस चाहती हूँ। तो सीक्वेंस आपने इसका लेना है, कौन सा सीक्वेंस लेना है? आपने एक्सॉन्स लेना है, CDNA लेना है, या प्रोटीन का सीक्वेंस लेना है? सारे के सारे सीक्वेंस आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए जी, ये सीक्वेंस पे आऊँगी मैं। सीक्वेंस पे अगर मुझे सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए इस वाले ट्रांसक्रिप्ट के, तो मेरे पास एक्सॉन्स आ जाएंगे। थोड़ा सा वो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सक्यूज मी मैम। मैंने क्या किया था, मैंने पहले ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक किया था और मेरे पास ये आ गया। अब ये देखें कि उस ट्रांसक्रिप्ट के बारे में ऊपर अब देखें ट्रांसक्रिप्ट लिखा आ रहा है, जीन नहीं लिखा आ रहा। मैं जीन चाहूँ तो बैक जा सकती हूँ जीन पे, बट मैं ट्रांसक्रिप्ट पे हूँ। ट्रांसक्रिप्ट क्या है? BCKD को 201 है, उसकी जो एनसेम्बल आईडी है वो यहाँ पर गिवन है। लोकेशन उसकी क्रोमोसोम 16 पे ये लोकेशन है उसकी। अबाउट दिस ट्रांसक्रिप्ट हैज़ 12 एक्सोन्स। इस ट्रांसक्रिप्ट पे कितने एक्सोन्स हैं? 12 एक्सोन्स है। इज़ एनोटेटेड विद 16 डोमेन्स एंड फीचर्स। उसमें 16 डोमेन्स एंड फीचर्स हैं। एंड इज़ एसोसिएटेड विद 1767 वेरिएंट एलील्स, और इसके जो वेरिएंट एलील्स हैं वो 1767 एलील्स वेरिएंट एलील्स इसकी एग्जिस्ट करती हैं। एंड मैप्स टू 462 ओलिगोप्रोब्स। और ये जो है वो मैप, जब हमने मैपिंग करनी होती है क्रोमोसोम मैपिंग वगैरह, तो वहाँ पे जो हमें ओलिगोप्रोब्स लगाने पड़ते हैं। जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कल, आई गेस, क्रोमोसोम वॉकिंग की और प्रोब्स की। तो ये वही वाले वो ओलिगोप्रोब्स हैं। इनको इस ट्रांसक्रिप्ट को 462 ओलिगोप्रोब्स यूज़ करते हुए इसको मैप भी किया जा चुका है इस ट्रांसक्रिप्ट को। इसकी जीन की इन्फॉर्मेशन है तो वो इस आईडी पे मौजूद है। आप इस आईडी पे जाके जो है उसकी जीन की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जो भी हमने पिछले टैब में खोली हुई है। अब ये देखें कि मुझे यहाँ से लेना है इसका सीक्वेंस अगर मुझे एक्सॉनिक सीक्वेंस लेना है तो एक्सॉन सारे के सारे जो है आपके पास देखें, ये इसका एक्सॉनिक सीक्वेंस आ गया। देखें अब आप यहाँ पर तमाम वो वाला रीजन जिसको ब्लॉक में ब्लू कलर दिया हुआ है वो सारा क्या है? 3' एंड UTR। 3' एंड UTR क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन होता है 3' एंड पे। मैसेंजर RNA का वो वाला रीजन जो 3' एंड पे है और UTR है वो रीजन होता है जो कि प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो प्रोटीन नहीं बनाता। तो 3' एंड UTR और 5' एंड UTR को उन्होंने ब्लू कलर दिया हुआ है। फिर जो ग्रीन कलर का है और वो क्या है? वो कोडिंग सीक्वेंस है। फिर जहाँ कहीं पे पर्पल कलर का आपको शो हो रहा है ब्लॉक, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वहाँ पर, या हो सकती है फ्रेम शिफ्ट हुआ है। जहाँ पे पिंक कलर का है वो इनफ्रेम डिलीशन है, और दूसरा भी पिंक कलर का जो है वो इनफ्रेम इंसर्शन या डिलीशन है। येलो कलर का जहाँ पे वहाँ पे मिससेंस म्यूटेशंस हो सकती हैं। जहाँ पे ऑरेंज कलर का है वो स्प्लाइस रीजन्स हैं। जो येलो कलर है वो स्टार्ट लॉस्ट है, कि या तो वहाँ पे स्टार्ट भी हो सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है, स्टॉप एंड गेन भी हो सकता है रेड कलर का, और बाकी जो है वो साइनोनिमस है। मार्कअप जो है उसका लोडेड है। आप यहाँ पर अब देखो तो ये सारा उसका सीक्वेंस है। हम एक्सॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये उसका जो पहला एक्सॉन है वो एक्सॉन, उसकी आईडी ये है। उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 31,108,386 बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा है, और एंड उसका कहाँ हो रहा है? 479 बेस पेयर्स पे। फुल लेंथ इस एक्सॉन की फुल लेंथ कितनी है? 94। और उसका सीक्वेंस क्या है? ये जो उसके नीचे, अगर हम एक्सॉन 1 के नीचे आ जाएं तो वो इंट्रॉन है। इंट्रॉनिक रीजन उसको लिखा हुआ है 1 और 2, तो इसका मतलब है ये एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 के दरमियान वाला इंट्रॉन है। एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 के दरमियान जो इंट्रॉनिक रीजन आता है उसको क्या कहेंगे? इंट्रॉन 1, 2। ये इंट्रॉन जो है वो कितने बेस पेयर्स का है? 480 बेस पेयर्स का है। और कहाँ 480 बेस पेयर्स से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 109046 बेस पेयर्स तक जा रहा है, और ये टोटल 567 बेस पेयर्स का। और ये इंट्रॉनिक रीजन है।
जो ग्रे कलर से उन्होंने शो किया हुआ है, और ये जो है इस सीक्वेंस को हम कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि हमने निकाला ही क्या है, हमने एक्सॉन्स निकाले हुए हैं। इसी तरह फिर एक्सॉन 2 है, उसका सीक्वेंस ये है, देन एक्सॉन 3 है, उसका सीक्वेंस ये है, बीच में सारे इंट्रॉन्स हैं और उन सब की लेंथ भी जो है वो भी गिवन है कि एक्सॉन 2 की लेंथ इतनी है, एक्सॉन 3 की लेंथ इतनी है, 4 की लेंथ इतनी है। तो आप देखो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर गिवन है। अब हमें एक्सॉन्स नहीं चाहिए। मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ कि मैंने एक्सट्रैक्शन की थी आरएनए की, फॉर सपोज जब तो आप डीएनए पे काम कर रहे हो, नॉर्मल डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किया बीसी के डीके का, तो फिर तो आप एक्सोनिक रीजन्स से कॉपी करके प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हो। बट अगर मैं डीएनए पे काम नहीं कर रही हूँ, मैं आरएनए पे काम कर रही हूँ फॉर सपोज, तो फिर मैं क्या करूँगी, मुझे तो उस आरएनए का सीडीएनए बनाना है जैसे हमने कल पढ़ा था। ऐसे ही है ना, उस आरएनए को फ़ौरन से मैं सीडीएनए में कन्वर्ट करके अपने पास रख लूँगी, क्योंकि आरएनए तो लेबाइल होता है, वो तो बचना ही नहीं है मेरे पास अगले दिन तक। तो मैंने उस आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर लिया। आरएनए से कभी भी डीएनए नहीं बनेगा, सीडीएनए ही बनेगा। तो अब मुझे उस सीडीएनए की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैंने जो प्राइमर्स लगाने हैं वो सीडीएनए से लगाने हैं। तो मैं ये सीडीएनए पे क्लिक करूँगी। सीडीएनए पे क्लिक करूँगी तो मुझे मेरे पास सीडीएनए का सारा सीक्वेंस जो है वो आ जाएगा। सीडीएनए का सारा सीक्वेंस आ जाएगा इसी ट्रांसक्रिप्ट का। तो अब आप यहाँ देखें, ये उसका सारा का सारा क्या आ गया है, सीडीएनए का सीक्वेंस आ गया है जो नीचे तक जा रहा है। आपने इस सीडीएनए के सीक्वेंस में आपने क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपने सीक्वेंस को डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप सीक्वेंस को डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करके आपने जहाँ पे भी उसको पेस्ट करना हो आप वहाँ पर उसको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है? यस मैम, ठीक है। यस मैम। अब हमारे पास ये सीडीएनए का जो सीक्वेंस आ गया है, इस सीडीएनए के सीक्वेंस से या डीएनए के सीक्वेंस से हम जो है वो आराम से अपना प्राइमर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास आ गया है। मैं आपको यहीं पे बताती चलूँ प्रोटीन का, तो ये प्रोटीन पे मैं क्लिक करूँगी तो इसी ट्रांसक्रिप्ट के जो प्रोटीन बनती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और वो प्रोटीन ये है और उसका सीक्वेंस ये है। आप देखो कि जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट के सीक्वेंस आए थे वो ATGC थे, ऐसा ही था ना, AUGC या ATGC में, जीन पे ATGC और RNA में AUGC। और अब हमने प्रोटीन का किया है, थैंक यू। अब हमने RNA का किया है तो सॉरी प्रोटीन का किया है, तो प्रोटीन में देखिए हमारे पास ATGC नहीं होगा। प्रोटीन में तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो अमाइनो एसिड्स हमें पता है मैथ्योनीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसीन होता है, वेलिन होता है, सिस्टीन होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है ना, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो ये सारे वो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है कि इस प्रोटीन से इस ट्रांसक्रिप्ट से इस सीक्वेंस में प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। तो आप जो प्रोटीन का सीक्वेंस भी यहाँ से ले सकते हो, और भी उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, हर ऑप्शन को जाकर देखना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं अपने प्राइमर डिज़ाइनिंग की तरफ। यहाँ तक आप लोगों को बताने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करना आ जाए, ब्राउज़र्स को आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने रिसर्च जब करनी है तो कैसे करनी है, आप लोगों ने सीक्वेंसेस कहाँ से लेने हैं। ठीक है, आप इसी तरह NCBI से भी सीक्वेंसेस ले सकते हो। NCBI का भी मैं आप लोगों को भी बता दूंगी थोड़ा सा कि आप लोग NCBI से कैसे लेते हो। आपने प्रोटीन इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन समरी, उसके डोमेन्स, उसके वेरिएंट्स और उसका 3D प्रोटीन मॉडल, वो भी सब कुछ गिवन है। 3D प्रोटीन मॉडल पे हम आ जाते हैं उसके प्रोटीन, इस ट्रांसक्रिप्ट के प्रोटीन के, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अच्छा जी, वही ट्रांसक्रिप्ट है 201, उसी ट्रांसक्रिप्ट के प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन। उसका 3D प्रोटीन मॉडल कहाँ पर होगा, इस पे आपको इस पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। हमने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया है। और यहाँ पर हम उसका जो जिस भी प्रोटीन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अभी हो लेने दें, ये हो रहा है अभी। अब ये देखें कि जो हमारे पास ये वाली ट्रांसक्रिप्ट था
इस ट्रांसक्रिप्ट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन आई है कि इस ट्रांसक्रिप्ट का जो प्रोटीन मॉडल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, बट आप उसके यूनिप्रोट पे जाके उसको देख सकते हो। यूनिप्रोट पे आपको उस प्रोटीन के बारे में कुछ ना कुछ लाजमी मिल जाएगा। अगर उसका प्रोटीन मॉडल नहीं मिल रहा तो आपको उसकी बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च उन पे हो चुकी हो। तो ये देखें, ये BCKD के ह्यूमन का उस वाले ट्रांसक्रिप्ट का जीन, उसका ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म का है, उसके फंक्शंस, उसके बारे में पब्लिकेशन भी एग्जिस्ट करती है। कैटालिसिस करता है, ये फंक्शन इसका क्या है कि कैटालाइजेस द फॉस्फोराइलेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द ब्रांच चेन अल्फा कीटोसिड डिहाइड्रोजनेज काइनेज कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये फॉस्फोराइलेशन करता है डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। द की रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ द विलीन ल्यूसीन एंड आइसोलेशन कैटाबॉलिक पाथवे है। की एंजाइम दैट रेगुलेट द एक्टिविटी स्टेट ऑफ द BCKD के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फंक्शंस वो यहाँ पर सारे गिवन है कि ये ATP बाइंडिंग होती है, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें कौन कौन सी डोमेन्स है, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, ये कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी करता है कि ये ATP को यूज़ करता है, साथ में L-सेराइल को यूज़ करता है। 3-methyl-2-oxo-butanoate डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ADP में कन्वर्ट कर देता है उस ATP को, प्लस प्रोटॉन रिलीज़ करता है और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, वो फॉस्फो L-सेराइल मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, इसका सोर्सेज ये गिवन है और क्या क्या कुछ बन रहा है वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। उसका मॉलिक्यूलर फंक्शन यहाँ पर गिवन है, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यहाँ पर गिवन है। सब में अलग अलग पूरा आगे आर्टिकल है जिसको आप जो है वो पढ़ सकते हो। उसकी ल्यूसीन कैटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होता है, बाकी उसके प्रोसेसेस कैसे होते हैं, वो सब कुछ। कीवर्ड्स हैं, नेम्स एंड टेक्सोनॉमी है, उसकी नेम्स कैसे, उसकी टेक्सोनॉमी कैसी है, उसकी सबसेलुलर लोकेशन कहाँ है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा उसकी पैथोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में क्या रोल है उसका, या उसकी पैथोलॉजी और उसके जो वेरिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो उसके वेरिएंट्स जो हैं वो 174 पोजीशन पे एक वेरिएंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे R की जगह G लग जाता है, 224 पे करता है जहाँ पे R की जगह P लग जाता है, और 389 पे करता है जहाँ L की जगह P लग जाता है। इसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ हैं इस प्रोटीन के साथ वो कौन कौन सी, ऑटिज़म है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डिजीज़ वेरिएंट है, एपिलेप्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन है। तो ये वाली जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है रिलेटिंग टू माइंड, दिमाग से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि दिमाग की बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इस प्रोटीन के फॉल्टी होने की वजह से हो जाती हैं। बाकी आगे उसकी केमिस्ट्री और उसकी प्रोसेसिंग कि उसकी प्रोसेसिंग में जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है वो सारी की सारी कैसे हो रही है और कौन कौन से रेजिड्यूज़ को ट्रांसलेशन के बाद जो है वो मॉडिफाई किया जाता है, वो सारी गिवन है कि 31 पोजीशन पे फॉस्फोसेरीन जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, 52 पे किया जाता है, 192 पे किया जाता है, 233 पे किया जाता है। तो ये सारी वो पोजीशंस हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशंस की जाती हैं। इसका एक्सप्रेशन कहाँ पर होता है, यूबिक्विटस एक्सप्रेशन है इसका, कि ये ऑलमोस्ट हर टिश्यू में प्रेजेंट होता है। इंटरेक्शन इसका कैसा है, बाइनरी इंटरेक्शंस इसके कैसे हैं, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको गिवन होती है। उसका जो एक रफ़ जो स्ट्रक्चर है जिसको बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स के थ्रू डिज़ाइन किया गया है, वो उसका स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह से है। और इसके अलावा उसकी फैमिली एंड डोमेन्स कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन सी डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं। उसमें DNA बाइंडिंग डोमेन एग्जिस्ट करती है, उसमें प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन एग्जिस्ट करती है, उसमें कौन कौन सी डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं वो सब है। उसके सीक्वेंसेस क्या है, ये सीक्वेंस है उसका सारा। फर्स्ट 10 अमाइनो एसिड्स का ये है, सेकंड 10 अमाइनो एसिड्स का ये है, उसके बाद 30 और सो ऑन 410 अमाइनो एसिड्स तक उसका सीक्वेंस ये है। उसके आइसोफॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो कौन से आइसोफॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, उसके आइसोफॉर्म के सीक्वेंसेस क्या हैं। आइसोफॉर्म्स का मतलब है कि उसी वही प्रोटीन जो है वो डिफरेंट सीक्वेंसेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। उसके नेचुरल वेरिएंट्स कौन से हैं, उसके अल्टरनेटिव सीक्वेंसेस कौन से हैं, और उससे जो सिमिलर प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन से, उसके क्रॉस रेफरेंसेस और ये सब कुछ जो है वो आपको डेटाबेस पे मिल जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी उस वर्ड की फ़ाइल पे जिससे हमने क्या करना है, जिससे हमने प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करना है। तो प्राइमर अब हमने डिज़ाइन करना है, चूँकि हमने PCR लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले ये देखना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि मुझे कौन सा रीजन जो है वो एम्पलीफाई करना है, इंट्रॉनिक करना है या एक्सोनिक करना है। मुझे एक्सोनिक करना है। एक्सॉन्स जो है वो मुझे पता है कि वो रेड वाले कलर के हैं, तो मैं क्या करूँगी, इन्हीं रेड वाले कलर्स में से ही सीक्वेंस को उठाऊँगी। अब मुझे क्या करना है, जहाँ से जहाँ तक के सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है
मैं चाहती हूँ एम्पलीफाई करना कहाँ से कहाँ तक। मैं इस इंट्रॉनिक रीजन को एम्पलीफाई नहीं करना चाहती। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से इसको यहाँ तक जो है ना उसका इंट्रॉनिक रीजन जो है वो निकाल देती हूँ बाहर। ये भी इंट्रॉनिक रीजन मैंने बाहर निकाल दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंट्रॉनिक रीजन को एम्पलीफाई ना करूँ तो ये सिर्फ तब के केस में है, ठीक है। अब मुझे पता है ये एक जोन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, दूसरा एक जोन यहाँ पर शुरू हो रहा है, और मुझे एम्पलीफाई क्या करना है, मुझे इसी सीक्वेंस को एम्पलीफाई करवाना है। तो मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ से ब्रैकेट एक डालनी है और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पर डाल देनी है। जो आपकी बड़ी ब्रैकेट होती है वो वाली ब्रैकेट आपने क्यों डालनी है, ये ब्रैकेट आपको बताती है कि इस सीक्वेंस को आपने एम्पलीफाई करवाना है। जब सीक्वेंस को एम्पलीफाई करवाना है तो आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि स्पेसेस ना हों। आपने सारी की सारी स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म कर लेनी है अपने सीक्वेंस में से, जिस सीक्वेंस से आप प्राइमर डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हो। अच्छा जी, ये देखें मैंने सारी की सारी स्पेसेस ख़त्म कर ली हैं, उसको जस्टिफाई कर लिया, उसको सब कुछ कर लिया, और मैंने ब्रैकेट्स भी डाल लिए। एक स्टार्ट ब्रैकेट यहाँ पर है और एंड ब्रैकेट यहाँ पर है। इसका मतलब है जहाँ से ब्रैकेट शुरू हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीक्वेंस लाजमी एम्पलीफाई होगा। तो इसको एम्पलीफाई करना है मैंने। अब एम्पलीफाई करने के लिए मैंने इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और प्राइमर 3 पे जाना है। प्राइमर 3 हमारे पास क्या एक ब्राउज़र है, उसको मैं ओपन कर लेती हूँ, जहाँ से हम प्राइमर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। प्राइमर डिज़ाइन सिर्फ प्राइमर 3 से नहीं करते, IDB से भी करते हैं। तो इसको ओपन हो लेने दें, उतनी देर में मैं फिर आप लोगों को इसका सीक्वेंस जो है वो कॉपी करके बताती हूँ कि हमने इसका सीक्वेंस जो है वो किस तरह। अब ये देखें कि जिस सीक्वेंस में मैंने ब्रैकेट लगाई है ना, उस ब्रैकेट से बाहर यहाँ से और उस ब्रैकेट से थोड़ा 10-20 बेस पेयर आगे यहाँ तक लगा लें। चले जी, यहाँ तक लगा लें। इस सीक्वेंस को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl C किया और मैंने चले जाना है कहाँ पर, वो प्राइमर 3 पे जिसको मैंने अभी ओपन किया था। प्राइमर 3 पे जाना है और यहाँ पर आकर उस सीक्वेंस को पेस्ट कर देना है। ये सीक्वेंस आपका पेस्ट हो गया। याद रखें ये जो ब्रैकेट है सॉफ्टवेयर, ये जो प्राइमर 3 टूल है, ये सॉफ्टवेयर इस ब्रैकेट में से प्राइमर डिज़ाइन नहीं करेगा, ब्रैकेट के बाहर से प्राइमर डिज़ाइन करेगा। तो ब्रैकेट के बाहर ये वाला सीक्वेंस है और ये वाला सीक्वेंस है, ठीक है। ये यहाँ से प्राइमर्स को डिज़ाइन करेगा। अब यहाँ से प्राइमर को डिज़ाइन करेगा और प्राइमर को डिज़ाइन करने के लिए क्या करना है, हमने उसमें डिफरेंट अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें डालनी हैं। रिक्वायर्ड चीज़ें किस तरह से डालनी है, हमने बाकी सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ को कुछ नहीं करना, हमने यहाँ नीचे आ जाना है जहाँ पर लिखा है प्राइमर साइज़, प्राइमर टेम्परेचर, प्रोडक्ट टेम्परेचर और प्राइमर GC कंटेंट। आप क्या चाहते हो, प्राइमर साइज़ आप कितना चाहते हो, 18, 20 या 23 न्यूक्लियोटाइड का। मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 18 होना चाहिए, ऑप्टिमम 20 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 23 नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं, बट मोस्टली आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आप ऑप्टिमम 20 न्यूक्लियोटाइड्स रखें, मिनिमम 18 न्यूक्लियोटाइड्स रखें और मैक्सिमम 22 न्यूक्लियोटाइड्स रखें। प्राइमर का टेम्परेचर आपने कितना रखना है, ये वो चीज़ है जो आप खुद सॉफ्टवेयर को बता रहे हो ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइमर डिज़ाइन करे। अब आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, 57 इज़ टू मच। मैं 57 पे नहीं लगाना चाहती, मैं कर देती हूँ 54 कि 54 हो। ऑप्टिमम कितना हो, 54.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो और मैक्सिमम कितना जाए, मैक्सिमम 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा, सिर्फ 1 डिग्री का डिफरेंस रखा है ताकि जो फॉरवर्ड प्राइमर है और जो रिवर्स प्राइमर है वो दोनों प्राइमर्स जो हैं वो 54-55 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही आ जाएं। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन दे दूँगी, यहाँ पे 54 कर दूँगी और यहाँ पे 60 कर दूँगी, तो उससे होगा ये कि हो सकता है कि फॉरवर्ड प्राइमर 54 डिग्री सेंटीग्रेड का पे बाइंड करे
और जो रिवर्स प्राइमर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके बाइंड करे। तो इतना ज़्यादा मार्जिन मुझे प्राइमर्स को नहीं देना। आपके प्राइमर्स का टेम्परेचर एक दूसरे के जितना करीब होगा उतना बेस्ट है। बिल्कुल सिमिलर हो तो वो तो आइडियल सिचुएशन है ना, कि आपके प्राइमर्स का टेम्परेचर, जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर है, उनका टेम्परेचर आपस में बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। प्रोडक्ट का टीएम जो है वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कितना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम जीसी कंटेंट पे। जीसी कंटेंट जो है, जीसी कंटेंट जितना ज़्यादा होगा आपके प्राइमर का, उतना क्या होगा कि आपका प्राइमर, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जब जी जो है वो आपके टेम्पलेट के साथ बाइंड करेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको प्राइमर से जब आपने अगली डीनेचुरेशन करनी है तो आपको उसको वहाँ से अलग भी करना होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही पता है ना, जब अगला साइकिल होता है तो डीनेचुरेशन करनी है आपने। डीनेचुरेशन में आपको वहाँ से उस टेम्पलेट को अपने न्यूली सिंथेसाइज प्रोडक्ट से अलग भी करना होता है। तो जीसी कंटेंट आपका नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो हम जीसी कंटेंट कितना रख लेते हैं, 30, 40 और मैक्सिमम जो है वो कितना कर दें जी, 50 कर दें। बस आप लोगों ने ये सिचुएशंस ये रखनी है। और अब आपने क्या कर देना है, इसको पिक प्राइमर्स, यहाँ पे क्लिक कर देना, आपके पास प्राइमर्स आ जाएंगे। प्राइमर्स कैसे आए, अब ये देखें, क्लिक किया तो आपके पास ये सामने सिचुएशन आ रही है, लेफ़्ट प्राइमर और राइट प्राइमर। लेफ़्ट प्राइमर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फर्स्ट से, जो आपने सीक्वेंस उसको दिया था ना प्राइमर 3 पे, उसके फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। कितनी लेंथ का है, 18 बेस पेयर का है। उसका टीएम कितना है, 54.78। जीसी कंटेंट उसका कितना है, 50, ठीक है। इसके अलावा उसकी और कुछ नहीं है, 3 प्राइम एंड और हेयर पिन स्ट्रक्चर वगैरह उसको कुछ भी नहीं है, सब कुछ 0 है। और ये अच्छी बात है कि हेयर पिन स्ट्रक्चर्स उसके ना हो, क्योंकि अगर प्राइमर आपस में ही हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेगा तो वो हमारे टेम्पलेट के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो प्राइमर्स की आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं होनी चाहिए। लेफ़्ट प्राइमर देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ये जो हमने उसको सीक्वेंस दिया था उसके 299 बेस से स्टार्ट हो रहा है। लेंथ उसकी कितनी है, 19 बेस पेयर की है। उसका टीएम कितना है, 54.11। तो अब देखें दोनों करीब करीब है, 54 बहुत। तो ये अच्छा प्राइमर है हमारे पास। जीसी कंटेंट इतना मैच नहीं कर रहा, बट हम इसको भी चला सकते हैं। पर मैं और देखूँगी कि और कोई ऐसा प्राइमर मेरे पास बन जाए जिसका जीसी कंटेंट भी एक दूसरे के बहुत करीब हो। ठीक है, और प्राइमर का सीक्वेंस क्या है, ये है सीक्वेंस और ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस पे जाने से पहले कि सीक्वेंस को हमने क्या करना है, उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि ये वो रीजन है जो मैंने कॉपी करके यहाँ प्राइमर 3 पे डाला था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें यहाँ फर्स्ट से जो है वो फॉरवर्ड प्राइमर स्टार्ट हो रहा है। ये जो एरोज़ लगाए हैं ये फॉरवर्ड प्राइमर है। ये जो स्टार बना हुआ है ये आपका वो रीजन है जिसको आप लाजमी तौर पे एम्पलीफाई करना चाहते हो, जो लाजमी एम्पलीफाई होगा, जो हमने ब्रैकेट में डाला था। और एंड पे हमारे पास ये रिवर्स प्राइमर है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 299 बेस पेयर से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है 19 बेस पेयर का है। ये 19 होंगे, आप एरोज गिन भी लें तो ये 19 होंगे, आप यहाँ से इन बेसिस को भी गिन लें तो ये 19 होंगे। यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड करेगा, यहाँ पर रिवर्स प्राइमर बाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर कीज़ आपने देखने हैं तो आप यहाँ पे कीज़ देख भी सकते हो। उसने बताया है कि जो स्टार है वो आपका टारगेट है जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हो। जो राइट हैंड साइड को एरोज जा रहे हैं वो आपका फॉरवर्ड प्राइमर है। जो लेफ़्ट हैंड साइड को प्राइमर का फेस जा रहा है वो आपके कौन से हैं, वो आपके रिवर्स प्राइमर है। स्टेटिस्टिक्स में आए तो ये उसकी सारी स्टेटिस्टिक्स हैं। इसमें इसकी उस पर कॉम्प्लेक्सिटी में जाना जो है वो हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही प्राइमर आया है, इसके अलावा और कोई प्राइमर नहीं आया। हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए, वैसे तो ये अच्छा एक प्राइमर बन गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत करीब करीब है, जीसी भी ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी और ट्राई मार लूँ। थोड़ी सी और ट्राई मारने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं वापस जाऊँगी और मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी सी ना स्टैटिस्टिक्स दोबारा से चेंज करती हूँ। इसको 19 कर लूँ और यहाँ पर 20 कर लूँ कि ये 18 से 20 के दरमियान बस रहे। और प्राइमर का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्राइमर सही बना है या नहीं बना? आपने उसके टीएम को देखना है, उसका टीएम और जीसी कंटेंट ठीक है कि नहीं ठीक। वो कैसे पता चलेगा? अभी मैं ये कर रही हूँ ना, अभी ये देखें पिक प्राइमर्स मैं दोबारा कर रही हूँ। मैंने थोड़ी से टेम्परेचर में चेंजेस किए हैं।
पिक प्राइमर्स करती हूँ, अब देखती हूँ कि कुछ प्राइमर्स आते हैं मेरे पास कि नहीं आते। तो क्या हुआ, उसने क्या कहा कि टेम्पलेट मास्किंग नॉट सिलेक्टेड, नो मिस प्राइमिंग लाइब्रेरी स्पेसिफाइड यूजिंग वन बेस्ड सीक्वेंस पोजीशंस, नो प्राइमर्स फाउंड। तो इस सिचुएशन में कोई भी प्राइमर जो है वो आइडियल बना ही नहीं है, ठीक है, कोई प्राइमर नहीं ना है आपके पास। दोबारा से वापस उन्हीं कंडीशंस पे चली जाती हूँ, 18 20। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइमर ठीक बना है कि नहीं बना। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया हुआ तो मैंने देख के कह दिया कि मैं एक और ट्राई मार लेती हूँ कि अगर कोई अच्छा मेरे पास प्राइमर आ जाए। अच्छा जी 54 और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ 55 और ये कर दिया पिक प्राइमर्स। आपके पास वही वाला प्राइमर आ गया। आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइमर ठीक बना है कि नहीं बना? आपने सबसे पहले इसका देखना है टीएम कितना है, 54.78 है, 54.11 है। अच्छा टीएम है कि दोनों 54 पे बाइंड करें। आगे तो पॉइंट्स में डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो वो काबिल बर्दाश्त होता है। जीसी कंटेंट भी एक दूसरे के करीब करीब है, एक में 50 है दूसरे में 42 है, तो ठीक चीज़ है कि इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। मैं वापस क्यों गई थी और मैंने वापस दोबारा से अगला सर्च क्यों किया था? क्योंकि मैंने ये देखा था कि जो मैंने कंडीशंस प्रोवाइड की उन कंडीशंस पे उसने सिर्फ मुझे एक प्राइमर पिक करके दिया है, एक पेयर प्राइमर का पिक करके दिया है, वरना मोस्टली यहाँ नीचे और भी बहुत सारे प्राइमर जो है वो पिक करके दे देता है। और उसमें देखें अगर हम तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा प्राइमर मिल जाता होता है उन नीचे वाले प्राइमर्स में भी। अब यहाँ से आप चाहें, अगर आपको सिचुएशंस ठीक लग रही हैं, कंडीशंस ठीक लग रही हैं, तो आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर फिर भी ट्राई दोबारा लेना चाहते हो, देखिए प्राइमर डिज़ाइन करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप एक और ट्राई लेना चाहते हो तो आप ट्राई ले सकते हो। वो ट्राई आप कैसे लोगे, मैं अभी इसको बैक नहीं जाती, मैं दोबारा से नया प्राइमर 3 खोलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं अब नई ट्राई कैसे लूँगी। नई ट्राई में मैंने टेम्परेचर चेंजेस करके तो देख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब मैं एक और तरह से ट्राई लूँगी। एक और तरह से ट्राई मैं कैसे लूँगी कि मैं उसके थोड़ा पीछे से और सीक्वेंस लूँगी, थोड़ा पीछे से। ये मैंने हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप इंट्रॉनिक रीजन को अंदर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो। अभी ये बीच में इंट्रॉनिक रीजन डल गया है, तो हमें ये देखना है कि क्या मुझे इंट्रॉनिक रीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोग सिर्फ प्राइमर डिज़ाइनिंग पे बात कर रहे हैं। देखें एम्पलीफाइड प्रोडक्ट मेरा वही होगा, ब्रैकेट्स मैंने चेंज नहीं की, मुझे वही प्रोडक्ट उसी में वही चीज़ ही मुझे एम्पलीफाई होकर मिलेगी, इतना सीक्वेंस ही मुझे एम्पलीफाई होकर मिलेगा। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने उसके बाहर से ऐड कर दी हैं थोड़ी, ये वो है जहाँ से मेरा प्राइमर डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। अब मैं इससे प्राइमर्स पिक करूँगी, इससे प्राइमर्स पिक करके देखती हूँ कि क्या मेरे पास कोई प्राइमर पिक होता है अच्छा या नहीं होता। 57 में नहीं रखूँगी, अगेन मैं 54 ही रखूँगी, 54.5 रखूँगी। और तो हम 60 प्लस नहीं कर सकते दोनों को? 60 प्लस 62 60 प्लस भी आप कर सकते हो, बट वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ सूटेबल रहती है कि आप जो है वो 60 पे जाओ, टेम्परेचर 60 से अबव जाओ वो इस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने जब प्राइमर्स डिज़ाइन करने होते हैं ना, और आप जब काम कर रहे होते हो, तो आपको सिर्फ एक प्राइमर नहीं डिज़ाइन करना होता, आपको 10, 20, 15, 25 जो हैं वो आपको प्राइमर्स डिज़ाइन करने होते हैं। फिर आपकी कोशिश यही होती है, वही जो मैंने कल भी बात की थी मल्टीप्लेक्स पीसीआर में, कि आप जो है वो एक ही पीसीआर में, थर्मोसाइक्लर में अपने डिफरेंट सैंपल्स को, डिफरेंट प्राइमर सेट्स को लगा सको। तो फिर टेम्परेचर्स उनके सिमिलर होंगे तो आप लगाओगे ना। तो मुझे आइडियल सिचुएशन हमेशा यही लगती है कि आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत करीब करीब हों। मैं हमेशा 54 से 55 टेम्परेचर के दरमियान में ही प्राइमर बनाऊंगी, जितने भी प्राइमर बनाऊंगी, ताकि मैं एक ही पीसीआर में अपने डिफरेंट सैंपल्स को, डिफरेंट प्राइमर्स को लगा सकूं। क्लियर हुई आपको ये बात? अभी किसी का मैं 60 प्लस रख दूं, किसी का मैं 50 बिलो रख दूं, तो फिर तो मेरे पास वो सिमिलर टेम्परेचर वाले प्राइमर्स नहीं बनेंगे। सिमिलर टेम्परेचर वाले प्राइमर्स नहीं बनेंगे तो फिर तो मसला होगा ना, मैं इनको इकट्ठा नहीं लगा सकती। तो ये थोड़ा होता है, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा जिसे कहते हैं वर्क स्मार्ट वाला थोड़ा सा चीज़ होती है कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना पड़े,
इकट्ठे सारे सैंपल्स को, बट अगर लगाना पड़ जाए तो आप एटलीस्ट लगा सको। तो आपने अपने पास आपने ऑप्शंस जो है वो खुली रखनी है कि आप एटलीस्ट लगा सको। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम आ जाते हैं इसके जीसी कंटेंट पे। जीसी कंटेंट हम यहाँ पे कर देते हैं 40, बहुत बिलो जा रहा है, 40, 50 एंड 60 कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, पिक प्राइमर्स करेंगे। अब देखते हैं कि कोई प्राइमर पिक करके देता है कि नहीं देता। दे दिया उसने प्राइमर पिक करके। अब आप देखें कि जो उसने प्राइमर पिक करके दिया है वो कहाँ से पिक करके दिया है। अगेन उसने वही वाला प्राइमर पिक करके दिया है जो हमारा पिछला प्राइमर था। थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज आया है, रिवर्स प्राइमर वही है, फॉरवर्ड प्राइमर बदला है उसने, ठीक है। तो मैम आपने ये 2 दफ़ा क्यों किया, मतलब पहले भी तो प्राइमर पिक हो गया था ना? हाँ जी, पहले भी प्राइमर पिक हो गया था। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि क्या इससे भी अच्छा कोई प्राइमर मिल सकता है मुझे। मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइमर अच्छा है? यही तो अभी बता रही हूँ कि मैंने भी ये देखे 2 प्राइमर्स पिक कर लिए हैं ना मैंने, एक पिछली वाली टैब में है, एक इस वाली टैब में है। हाँ जी ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि हमें अब कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से मैंने कौन सा चूज़ करना है। और ये जो सेकंड वाली टैब है इसमें ये देखें, अब आप कि लेंथ इस प्राइमर की कितनी है, 18 बेस पेयर और 19 बेस पेयर। रिवर्स की 19 है और फॉरवर्ड की 18 है। इसका जो टेम्परेचर है टीएम है वो कितना है, 54.45 एंड 54.11, जो कि अच्छा टेम्परेचर है, ठीक है कि एक दूसरे के बहुत ही करीब है। 54.45 एंड 54.11 बहुत करीब है। जिसे कंटेंट देखें तो 50 एंड 42 ठीक है, गुजारे लायक है, चल जाएगा। बाकी सब ज़ीरो हैं, हेयर पिन सीक्वेंसेस भी नहीं हैं, ज़ीरो है, तो ये अच्छी बात है। कौन सा सीक्वेंस एम्पलीफाई होगा वो वही सीक्वेंस एम्पलीफाई होगा। आप यहाँ पर नीचे देखें कि उसने एक और भी प्राइमर मुझे पिक करके दिया है। वो जो एक और प्राइमर पिक करके दिया है वो उसकी लेंथ फॉरवर्ड की क्या है 18 और रिवर्स की 20 है। और उसमें टेम्परेचर देखें, ये देखें डीएम 54 ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, समझ आ रहा है। 54.42 एंड 54.43, ये बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है ना एक दूसरे के। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ Yes, होती है ma'am. कि आप 1-2 दफ़ा ट्रायल ले लो। प्राइमर डिज़ाइन करना तो मुश्किल ही नहीं है, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा चूज़ करें। तो अब ये देखें, ये टीएम मेरे पास एक बहुत आइडियल एक अच्छा टीएम आया, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ये वाला ही प्राइमर होगी। आगे जीसी देखें तो दोनों एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, 50-50, ठीक है। बाकी इसमें भी हेयर पिन स्ट्रक्चर नहीं है, 359 पे भी कोई मसला नहीं है, और इसके अलावा एनीथिंग एल्स भी उसमें नहीं है। मैम अगर ये बाकी जो 00 वाले हैं, अगर इनमें कोई वैल्यू आ जाती है तो उस केस में क्या करना है? तो ये देखें कि वैल्यू मिनिमम हो और फिर ट्राई करें इस तरह, यानी कि बार बार ट्राई करते जाएं कि आपके पास कुछ ऐसा आ जाए जिसमें एटलीस्ट हेयर पिन सीक्वेंसेस ना हो। ओके ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये ट्राई यानी कि 2-3 दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करें। प्राइमर डिज़ाइनिंग में इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगाना होता है, आपको सूटेबल चीज़ निकालनी होती है। आपने अब यहाँ पर देखें तो मुझे ये वाला प्राइमर सबसे ज़्यादा आइडियल लग रहा है ना। मैम लग रहा है। उसके बाद Yes, ma'am. उसके बाद मैं इस वाले प्राइमर को प्रेफरेंस दूंगी, उसके बाद मैं ये जो पिछले टाइम में खोला था इस वाले प्राइमर को प्रेफरेंस दूंगी। बल्कि ये वाला और जो सेकंड और थर्ड पे मैंने प्रेफरेंस रखी है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो जिसको मर्ज़ी सेकंड पे रख लें, जिसको मर्ज़ी थर्ड पे रख लें। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको मज़ीद वेरीफाई करना है। अब से ही असल काम शुरू होता है, जो आप कह रहे हो ना कि मैं कैसे सिलेक्ट करूँ, तो अब वो काम है कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अगली टैब खोलनी है, आपने जाना है ब्लास्ट एंड ब्लाट। ब्लास्ट को भी रहने देते, हम आ जाते हैं पहले ब्लाट पे, BLAT ब्लाट। ह्यूमन, ये UCSC जीनोम ब्राउज़र पे आपके पास ब्लाट होता है, उस पर क्लिक करें। ये UCSC जीनोम ब्राउज़र है, ये एक और जीनोम ब्राउज़र है। ब्लाट और ब्लास्ट ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ब्लास्ट जो है वो NCBI जीनोम ब्राउज़र की है और ब्लाट जो है वो UCSC जीनोम ब्राउज़र का है। मैं ज़्यादा ब्लाट यूज़ करती हूँ। ब्लाट का फ़ायदा क्या है, आपने ये चेक करना है कि आपका ये जो प्राइमर सिंथेसाइज करके दिया है प्राइमर 3 ने, ये वाला प्राइमर, ये प्राइमर कहीं और तो मैच नहीं करता, यही सीक्वेंस कहीं और तो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि आपने जब DNA एक्सट्रैक्ट किया है तो आपने होल DNA एक्सट्रैक्ट किया है ना, क्या आपने जीन स्पेसिफिक DNA एक्सट्रैक्ट किया है? जीन स्पेसिफिक DNA तो आप एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो, होल DNA किया, होल DNA ही किया है। अब उस होल DNA में कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो बस एक जीन का प्राइमर बनाया है, वही जीन का सीक्वेंस कहीं और भी प्रेजेंट हो, यानी कि उससे सिमिलर सीक्वेंस, पूरे का पूरा जीन का सीक्वेंस तो वैसा नहीं होगा, बट हो सकता है ना कि ये 18 बेस पेयर्स कहीं और किसी और जीन पे मैच करते हों।
ये 20 बेस पेयर कहीं और किसी और जीन पे मैच करती हों, और ऐसा होता है, ये चीज़ होती है। होती मैम है। अगर मैच कर जाए तो फिर नहीं ये सिलेक्ट करना, फिर ये प्राइमर आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। अगर मैच कर गया तो फिर क्या होगा, पीसीआर आप लगाओगे, आपका प्राइमर आपकी डिजायर जीन पे भी बाइंड करेगा और वो वहाँ पे भी बाइंड कर जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड, जहाँ पे नहीं करना, यस जहाँ पे नहीं करना था, जहाँ जो आपको रिक्वायर्ड नहीं था वहाँ पे भी कर जाएगा। आपके पास दोनों जगहों से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एम्पलीफाइड प्रोडक्ट्स, एम्प्लीकॉन्स। अब आप क्या करोगे, आपका तो नॉन स्पेसिफिक ही इतनी ज़्यादा वो आ गई, एम्प्लीकॉन्स आ गए। नॉन स्पेसिफिसिटी तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कतई बर्दाश्त नहीं है। नॉन स्पेसिफिक आ गया, आपने तो एक जीन पे काम करना था, अब आगे तो सारा का सारा आपका कंटेमिनेट हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया आपका। आगे आपका जो प्रोसीजर चलना है, आपने अगर फ़र्ज़ कर लें आगे आप वही कर रहे थे, एक्सप्रेशन एनालिसिस ही कर रहे थे, अब तो ये तो डबल एम्प्लीकॉन्स आ गए आपके पास। आपको तो ये लगेगा कि वाह जी ये जीन तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होती है, बट इन एक्चुअल तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही थी, वो तो डबल कोई और भी जीन साथ आ गई। तो आपके रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे, फॉल्टी। यस, आपके रिजल्ट्स फॉल्टी होंगे, आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे। आपके रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा लाजमी तौर पर रिप्रोड्यूसिबल और रिलायबल होने चाहिए, ताकि वही वाला काम जब आप ये पब्लिश करोगे ना, और आपने वहाँ पे पब्लिश करते हुए प्राइमर सीक्वेंस तक देना होता है पब्लिश में आपके आर्टिकल में कि ये जी इस प्राइमर सीक्वेंस से ये काम हमने किया है, ताकि कोई और किसी दूसरी लैब में अगर उसी प्राइमर सीक्वेंस को लेके बिल्कुल जैसे आपने काम किया था वैसे ही काम करे, उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करे, तो उसके पास भी रिजल्ट्स वही आने चाहिए जो आपके पास आए हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होने चाहिए आपके रिजल्ट्स। तो आपके तो रिजल्ट्स ऐसे सारे फॉल्टी आए, आपने तो कह दिया जी हाँ जी ये जीन फ़र्ज़ कर लें ये BCKD के जीन जो है अभी तो वैसे यूबिक्विटस है, बट हम इसका ब्रेन पे काम कर रहे हैं, तो हमने ब्रेन सेल से ही सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट किया था और इसका DNA ब्रेन सेल से cDNA इसका बनाया था RNA निकाल के। तो अभी तो मेरे पास ब्रेन का DNA होगा ना, ब्रेन वाला सारा DNA। अब उसमें और भी बहुत सारी जीन्स हैं और मैं तो सिर्फ BCKD के जीन पे काम कर रही हूँ, बट प्राइमर की मैचिंग कहीं और भी थी और वो किसी और जीन के साथ बाइंड भी कर जाए, वो किसी और जीन के साथ बाइंड भी करेगा। तो मैं तो कहूँगी कि वाह जी इस जीन का तो ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ आपको। तो प्राइमर डिज़ाइनिंग इसीलिए कहते हैं मुश्किल नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। इसमें आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है ताकि आपके प्राइमर्स अच्छे बने, आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएँ। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइमर्स अच्छे नहीं बनते, अच्छे डिज़ाइन नहीं हुए हुए होते, तो आप इतने टेम्परेचर्स पे लगा के PCR देख लेते हो, आपके पास एम्प्लीफिकेशन ही नहीं आती। आपको फिर बहुत ज़्यादा PCR लगा के ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है सिर्फ आपके PCR को ही। और PCR तो एक प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें बस आपने अपने सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करना है और तो कुछ कर ही नहीं रहे PCR में आप। यही चीज़ है ना, आपका प्रोजेक्ट तो ये नहीं है ना कि एम्प्लीफिकेशन करनी है, आपका प्रोजेक्ट तो कुछ और है। आपने एम्प्लीफिकेशन करके क्या करना है, प्रोजेक्ट तो ये कुछ बताना है कि एक्सप्रेस कहाँ हो रही है, वही डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, एक्सप्रेशन एनालिसिस है या कुछ और है। उसके लिए ये तो एक प्रीलिमिनरी रिक्विजिट है कि आपने अपने सैंपल को बढ़ा लेना है अपने पास PCR करके, ऐसे ही है ना। तो yes. तो PCR तो इसलिए हमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत देख के सोच समझ के करना है। मेरा ख्याल है ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्यों मैं प्राइमर डिज़ाइनिंग पे इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे ये वाला प्राइमर जो है वो आइडियल लग रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसका ये फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस यहाँ से कॉपी करना है, ये Ctrl+C किया और यहाँ पर लाकर प्लेस कर देना है Ctrl+V। ऊपर से चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है, ह्यूमन, माउस, जो भी हमारा किसका था सीक्वेंस, ह्यूमन का, ह्यूमन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जीनोम असेंबली होती है। असेंबली का मतलब होता है कि जब ना सीक्वेंस किया होता है ह्यूमन के DNA को, तो जो सबसे नो सीक्वेंस DNA को सीक्वेंस करते हैं ना, हमारे ह्यूमन DNA को भी पूरे के पूरे को सीक्वेंस करके रखा हुआ है ना। तो पहला जो सीक्वेंस किया था वो 2003 में किया, फिर 2004 में किया, ये देखो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 2003 में, फिर 2004 में, फिर 2006 में, फिर 2009 में, फिर 2013 में। तो जो सबसे रिसेंट असेंबली है वो कौन सी है, 2013 वाली।
ऐसे ही है। जी मैम ऐसे ही। उस असेंबली को नाम उन्होंने दिया हुआ है असेंबल जीनोम असेंबली 38। पिछली थी 16, 17, 18, 19 और इसको 38 का नाम दिया। तो आपने ये 38 वाली ही असेंबली सिलेक्ट करनी है जो सबसे रिसेंटली डीएनए को सीक्वेंस जिसमें किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी क्वेरी क्या है? आपके ब्लड गैस है, डीएनए है, प्रोटीन है, ट्रांसलेटेड आरएनए है या ट्रांसलेटेड डीएनए है? ऐसा आपने कुछ भी नहीं, आपका ब्लड गैस है, आपने ब्लड गैस करना है। ब्लड गैस का मतलब है कि क्या उसकी कोई सिमिलैरिटी और कहीं है कि नहीं है। ठीक है, आपने बाकी ये क्वेरी स्कोर और ये वो इन चीज़ों को कुछ भी नहीं छेड़ना। ये सॉफ्टवेयर की चीज़ें होती हैं, इनको एज इट इज़ रहने देना। और आउटपुट टाइप हाइपरलिंक है, आपने इसको हाइपरलिंक ही रखना है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। बस आपने ब्राउज़र, असेंबली और आपका जीनोम कौन सा है और आपकी क्वेरी टाइप, ये बस आपने चेक कर लेनी है। इनको सबसे रिसेंट पे रखना है, जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना है, ब्लड टाइप गेस करना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि उसने कहा है कि वार्निंग सीक्वेंस, योर सीक्वेंस इज ओनली 18 लेटर्स लॉन्ग, 20 इज द रिकमेंडेड मिनिमम। उसने क्या कहा है? उसने कहा कि मैम कम से कम 20 होने चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। अब तो हमारा मसला हो गया ना। दोबारा ट्राई करेंगे। अब हम दोबारा ट्राई करेंगे प्राइमर को। अब प्राइमर को दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। प्राइमर को दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा ढूंढेंगे। अब अपनी कंडीशंस जो हैं वो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ऐसा ही है। अब इसी पे ही जो मैं आइडियल वाली सिचुएशन की बात कर रही थी, उसमें एक 20 बेस पेयर वाला भी प्राइमर मौजूद है। लेफ्ट प्राइमर है वो, सॉरी राइट प्राइमर। कंट्रोल C करती हूँ, इसको सिर्फ चेक कर लेती हूँ, बट मैं अब ये प्राइमर सेट यूज़ नहीं कर सकती। सिर्फ आपको बताने के लिए अभी मैं नया भी सर्च करती हूँ। इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैं सबमिट करती हूँ। अब देखते हैं जी क्या कहता है ये। क्वेरी क्या आई? क्वेरी हमारे पास ये आई कि इसकी जो ब्राउज़र डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो, योर सीक्वेंस आपका जो था वो 20 बेस पेयर का था, स्टार्ट 1 से हो रहा था एंड 20 पे है। इसका साइज़ जो है 20 का है। आइडेंटिटी 100% मैच किया। कहाँ पे मैच किया? क्रोमोसोम 16 पे। तो क्या मेरी जो जीन थी जिसका मैंने सीक्वेंस लिया था वो क्रोमोसोम 16 ही थी? यस मैम। ठीक है, तो आप यस मैम। अब आपको कंफर्म हो रही है ना चीज़ें कि क्रोमोसोम 16 पे बाइंड किया? हाँ जी। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? वो 31108049 से 31108068 पे। अब मैं इस स्टार्ट बेस पेयर को, सेंड बेस पेयर को भी चेक करूँगी कि क्या ये उसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता। उसके अंदर लाई करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। वो इस तरह से कि ये देखिए, ये 31108386 से 31112791, तो क्या ये मेरा उसके अंदर आ रहा है? 31108049 और ये क्या है? ये तो ट्रांसक्रिप्ट की आईडी आई हुई है, सॉरी। 311, चलें जी, इसको हमें देखना पड़ेगा। 311080, अच्छा जी 311080। ऑब्वियस बात है उसके अंदर है। ये 6 से शुरू हो रहा है और मेरा कहाँ पे आया? 8 पे आया। तो क्या हुआ? यहाँ से भी पता चल गया कि वो मेरे इसी जीन में से ही ले रहा है, इसी जीन को ही बाइंड कर रहा है। हो गया कंफर्म? यस मैम कंफर्म। और देखिए, और इसके अलावा और इसकी और कोई आईडी भी नहीं आई, वरना अगर वो कहीं और भी बाइंड कर रहा होगा ना तो वो नीचे और भी बहुत सारी दे देगा कि यहाँ पे ये सब पे बाइंड करता है। अभी आपके पास क्वेरी भी सिर्फ एक आई है और आपने उसको हर तरह से कंफर्म भी कर लिया। तो ये जो हमारा रिवर्स प्राइमर था ये तो अच्छा था, बट अब फॉरवर्ड प्राइमर की वजह से हमारा मसला हो गया है। अब हमें जो है वो दोबारा से प्राइमर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो वापस बैक जाते हैं और अपनी क्वेरी को दुरुस्त करते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं प्रेफर करूँगी कि हम जो है वो ऐसे ब्लड के बगैर कोई भी प्राइमर उठा लें। तो 20-21-22 अब हम करके देख लेते हैं। बाकी टेम्परेचर वही है और जो जीसी कंटेंट है मैंने वो भी चेंज नहीं किया। तो पिक प्राइमर्स हम कर लेते हैं। कोई भी नहीं आया प्राइमर। दोबारा से कंडीशंस चेंज करते हैं। कंडीशंस चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे 30 के बजाय 40 करते हैं जीसी कंटेंट। 50 एंड 60। अब देखते हैं कि जीसी हमने 4.0 किया है, 40 नहीं किया, 4.0। ओह सॉरी, थैंक यू।
अच्छा जी, 40, 50 एंड 60 हो गया। अब पिक प्राइमर्स करके देखते हैं कि कुछ प्राइमर्स पिक होते हैं कि नहीं होते। अभी भी नहीं। अच्छा जी, ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट और इसमें ये देखिए प्राइमर जो है वो ऑलरेडी डिज़ाइन भी किए हुए हैं। एक प्राइमर यहाँ से है, दूसरा प्राइमर यहाँ से है। हम अभी जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से? हमने UTR में से डिज़ाइन नहीं करना। अच्छा जी, मैं लगाती हूँ ब्रैकेट, एक यहाँ पर लगाती हूँ और एक ब्रैकेट में यहाँ पर लगाती हूँ। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे में कोई सेटिंग्स की चेंजेस तो नहीं आए हुए हैं। और इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। अच्छा जी, कंट्रोल C किया इसको और प्राइमर 3 पे आते हैं। सीक्वेंस डालते हैं अपना। टेम्परेचर जो है वो 53, 55 कर देते हैं, 55 एंड 57 कर देते हैं। और प्राइमर्स पिक करके देखते हैं कि क्या प्राइमर्स पिक होते हैं कि नहीं होते। सो फॉर्चुनेटली हो गए। अच्छा जी, अब ये देखें और ये अच्छा प्राइमर पिक हो गया। अच्छा प्राइमर पिक हो गया। अब ये देखें कि हमारे पास लेंथ कितनी आई, 21 की। तो हम जो है वो इसका ब्लाट कर सकते हैं क्योंकि 20 बेस पेयर से ऊपर हमें रहना है। दूसरी तरफ हमारे पास इसका TM है, अच्छा है 55.16 एंड 55.22, तो काफ़ी करीब है। ये भी हम कर सकते हैं। जिससे कंटेंट में थोड़ा सा इशू है, 47 एंड 42 है, बहुत करीब नहीं है, बट हम इसको लेकर चल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आगे हमारे पास ब्लाट के और इन सिलिको PCR के रिज़ल्ट्स जो हैं वो ठीक आते हैं कि नहीं आते। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी किया, फॉरवर्ड प्राइमर को कंट्रोल C किया, यहाँ पर लाकर ब्लाट में सीक्वेंस प्लेस कर दिया। ब्लाट में सीक्वेंस ये आ गया हमारा, बाकी सारा कुछ डला हुआ है। इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करेंगे तो देखते हैं कि क्या क्वेरी आती है। यस, अब देखें जी क्या क्वेरी आई है हमारे पास। स्टार्ट 1 है एंड 21 है। क्वेरी साइज़ जो था वो 21 था। आइडेंटिटी 100% मैच की है। कहाँ पे मैच की है? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। स्ट्रैंड फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड स्ट्रैंड को पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। हम देखते हैं अपनी जीन का, ये BCK DK ही जीन है, इसका किस पे है? फॉरवर्ड स्ट्रैंड यानी कि पॉजिटिव स्ट्रैंड पे, क्रोमोसोम 16 पे ही है। ठीक है, ये चीज़ भी फाइनल होगी। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3111083। तो हम देखते हैं इसको जीन में 3111008, तो ऑब्वियस बात है ये उसके अंदर ही है। 3111, यहाँ पे 0 की जगह भी 1 है, इसका मतलब ये हमारे अंदर ही है, इस सीक्वेंस के अंदर ही ये सीक्वेंस है। तो ब्लाट तो हमारा ठीक आ गया। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड था हमारा, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स स्ट्रैंड। रिवर्स स्ट्रैंड जो रिवर्स प्राइमर है उसका सीक्वेंस क्या है? ये नीचे वाला सीक्वेंस। अब इसको भी हमने ब्लाट करके चेक करना है। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। पेस्ट करके अब देखें कि क्या इसके रिज़ल्ट्स भी सही आते हैं कि नहीं आते। नो मैचेस। क्यों नो मैच? क्या ये 20 बेस पेयर का नहीं था? हाँ मैम। ये 20 का 21 बेस पेयर्स का है। ठहरे, कॉपी करने में शायद मसला ना हो गया हो। अच्छा जी, यहाँ पर इसको कॉपी किया हमने, कंट्रोल C, और इसको यहाँ पे इसको प्लेस किया, इसको सबमिट करें। नो मैच with a score of at least 20. Sorry, no matches found with a score of at least 20. अब क्या करना पड़ेगा? ये भी मैच नहीं हुआ। देखना पड़ेगा अब कोई और प्राइमर देखते हैं। उसके लिए
बल्कि प्राइमर कोई और देखने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसी की ही थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। बट इसमें क्या चेंज करेंगे हम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं इस पे और बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक पे बना के देखते हैं। कंट्रोल सी करें इसको, जीन के सीक्वेंस को, cDNA के सीक्वेंस को कंट्रोल भी किया हमने। प्राइमर्स पिक करके देखते हैं, बाकी कंडीशंस वही हैं, हम वही रहने देंगे। अच्छा जी, ये आया हमारे पास प्राइमर, और इसमें देखिए नीचे भी हमारे पास एक और प्राइमर भी आया है। लेंथ इसमें 20 है, इसकी भी 20 है, इसका TM है 54 और इसका 55। एक पूरे डिग्री का डिफरेंस आ गया है, जिससे 50-50 है। और इसमें जो है वो हमारे पास ये भी आ गया है 8 और 10। जो कि बेहतर नहीं है, बट हम अब इसको देखेंगे कि ब्लाड करके कि क्या इसका ब्लाड जो है वो ठीक होता है कि नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे पास ये 55.04 एंड 55.24 काफ़ी ठीक है। GC भी 50-50 ठीक है। और ये 0.42 आया है रिवर्स का, तो खैर है, इतना इशू नहीं है। लेंथ भी 20 है। चलें जी, इसको करके देखते हैं, अल्लाह करे इसका ब्लाड जो है वो हमारे पास हो जाए। ब्लाड किए बगैर जिसका ब्लाड नहीं हुआ बट प्राइमर बन गया, आप उसको भी लेके चल तो सकते हो, बट मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप उसको लेके चलो। इसमें भी देखें जी, क्रोमोसोम 16 पे बाइंड हो रहा है, 100% मैचिंग हुई है। और ये फिर वो 311 में है, तो इसका मतलब हमारी जीन के अंदर ही स्पैन कर रहा है। तो ये वाला प्राइमर जो है वो ठीक हो गया। फॉरवर्ड प्राइमर तो ठीक हो गया। रिवर्स प्राइमर अब देखते हैं कि क्या रिवर्स प्राइमर भी ठीक है कि नहीं। रिवर्स प्राइमर पे आते हैं, रिवर्स प्राइमर पे देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसका ब्लाट करने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ब्लाट जो है वो ठीक आता है या नहीं आता। ओके जी, इसका ब्लाट हो गया और क्या आया हमारे पास कि 100% आइडेंटिटी मैच किया, क्रोमोसोम नंबर 16 पे मैच किया नेगेटिव स्ट्रैंड पे, यानी कि ये रिवर्स प्राइमर है तो ये नेगेटिव स्ट्रैंड पे ऑब्वियसली बाइंड करेगा। और किसके दरमियान बाइंड करेगा, 311 ही है अगेन, तो इसका मतलब ये हमारी जीन के अंदर ही बाइंड कर रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा है ना हमारी जीन जो है वो 3110 है, तो आगे उससे मूव किया गया 311 पे, तो 311 में और 2 से पहले 1 ही है हमारा इसमें भी, तो इसका मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब हमने जो है वो इस प्राइमर को ब्लाट करके चेक कर लिया, तो इसका मतलब हमारा ये वाला प्राइमर जो है वो एक अच्छा प्राइमर है, ठीक प्राइमर बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इन सिलिको PCR भी लगा के देखना है। ठीक है, UCSC जीनोम ब्राउज़र पे ही हमारे पास क्या है, इसका इन सिलिको PCR है। इन सिलिको PCR किसको कहते हैं कि आप लोग अपने लैपटॉप पे ही बैठ के उसका PCR लगा के चेक कर रहे हो, नेचुरली उसको लैब में नहीं कर रहे हो, बट उसको बस ऐसे ही करके देख रहे हो कि क्या आपके पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो आते हैं इस PCR को लगाने के बाद कि नहीं आते। तो आप क्या करोगे, ये इन सिलिको PCR पे क्लिक करोगे UCSC जीनोम ब्राउज़र खोलने के बाद, और आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फॉरवर्ड प्राइमर देना है, रिवर्स प्राइमर देना है और कंडीशंस देनी है। वो उन कंडीशंस को देखते हुए कंडीशंस इसमें आपने कोई भी नहीं देनी है, वो खुद ब खुद ही आपको PCR लगा के दिखा देगा और आपको बता भी देगा कि इससे कैसा प्रोडक्ट आएगा और कैसे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास और किस टेम्परेचर पे एनीलिंग होगी। तो हमने क्या करना है, सिलेक्शन करनी है, जीनोम ह्यूमन ही है, असेंबली चेक कर लेनी है, असेंबली 38 सबसे रिसेंट ही है। टारगेट हमारा क्या है, जीनोम असेंबली है या जीन कोड जीन्स है, हमारा जीनोम असेंबली है, हमने असेंबली करनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने प्राइमर को प्लेस कर देंगे। ये रिवर्स प्राइमर मैंने प्लेस कर दिया और ये फॉरवर्ड प्राइमर है, यहाँ से इसको कॉपी करूँगी, ये कंट्रोल से इसको कॉपी किया और सॉरी इसको यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइमर को यहाँ पर हमने लाकर प्लेस कर दिया, ये कर दिया। प्रोडक्ट साइज़ आपका 4000 तक है, हमारा 4000 बेस पेयर्स पे नहीं है। मिनिमम परफेक्ट मैच 15, गुड मैच और ठीक है। चलें जी, हमने इसको क्या कर दिया, सबमिट कर दिया।
सबमिट करके देखें तो उसने आपको खुद ही ड्राई में एक PCR लगा के बता दिया कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ये है, आपके प्राइमर्स ये हैं, आपका 770 बेस पेयर का प्रोडक्ट बनेगा। क्रोमोसोम 16 पे मैच कर रहा है, कहाँ पे बाइंड हो रहा है, 3 पेंटा 571 से लेके 3 टेट्रा 1940 तक बाइंड करेगा और 770 बेस पेयर का प्रोडक्ट आएगा। हम अपने प्राइमर पे देखते हैं तो क्या 770 बेस पेयर का प्रोडक्ट हमारे पास आया था या नहीं आया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको देख लेंगे कि क्रोमोसोम 16 पे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो क्रोमोसोम 16 पे ही मैच कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक का प्रोडक्ट हमें दे रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक का हमें जो है प्रोडक्ट दे रहा है। प्रोडक्ट साइज़ जो है वो 211 बेस पेयर था और बाकी मैचिंग वगैरह उसने यहाँ पे दे दी है। क्रोमोसोम 16 पे वो बाइंड कर रहा है। सीक्वेंस साइज़ जो है वो 512 बेस पेयर्स का है। यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस साइज़ आया है वो कितना आया है, 770 बेस पेयर्स का आया है। 770 बेस पेयर्स का क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास जो रीजन है उस रीजन के बाहर से प्राइमर डिज़ाइन हुआ है ना, तो उस रीजन के बाहर से प्राइमर डिज़ाइन होगा तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ज़ाहिर सी बात है उससे थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब उसका इनसिलिको भी लग गया, इनसिलिको लग के क्रोमोसोम 16 पे ही बाइंड किया और सब कुछ जो है वो मेरे पास क्या आया है उसका ठीक आया है। किस टेम्परेचर पे बाइंड करेगा, फॉरवर्ड प्राइमर जो है उसने एनीलिंग टेम्परेचर बताए हैं कि फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो किस पे बाइंड करेगा, 53.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करेगा। रिवर्स प्राइमर किस पे बाइंड करेगा, 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करेगा। तो आप ये देखें कि जब हमने प्राइमर उठाया था ये वाला प्राइमर, तब हमारे पास जो उसका TM था वो 55 एंड 55 था, जो कि एक दूसरे के बहुत करीब था। बट उसका जो एनीलिंग टेम्परेचर है वो क्या आया है हमारे पास एक्चुअल में 53 एंड 49 आया है। तो ये वाले जो टेम्परेचर्स बाइंड करेंगे वो किस पे बाइंड करेंगे, 53 पे और 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाइंड करेंगे, जिनमें 4-5 डिग्री का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। जी मैम ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने वापस अपनी वर्ड की फाइल पे जाना है और हमने क्या करना है कि वो जो सीक्वेंस हमने कॉपी किया था फॉरवर्ड प्राइमर का और रिवर्स प्राइमर का, यहाँ से ले लेते हैं हम। ये फॉरवर्ड प्राइमर था हमारा, ठीक है। इस फॉरवर्ड प्राइमर को कॉपी करें, Ctrl+C किया इसका और इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पर लाकर वर्ड की फाइल में फाइंड करें। इसको करें फाइंड, Ctrl+F फाइंड पे आएँ और यहाँ पर इसको प्लेस करें, Ctrl+V, वो दे देगा। ये देखें ये सीक्वेंस आया आपका, नीचे वाला येलो नहीं ऊपर वाला येलो, ऊपर वाला, ठीक है जी मैम। ठीक है। इसको मैं क्रॉस करती हूँ तो वो ख़त्म हो गया। मैं दोबारा से इसको करती हूँ Ctrl+V, तो ये यहाँ पे इसने फाइंड किया इसको मुझे क्या करना है, इस इतने सीक्वेंस को मैंने हाईलाइट कर लेना है अपने पास, ताकि बाद में जब मैं इस फाइल को खोल के देखूं तो मुझे पता हो मैंने जो प्राइमर्स बनाए थे वो कहाँ से बनाए थे। तो इसको यहाँ पे अपने पास हाईलाइट करके रख लें। मैं इसको भाई हाईलाइट करती हूँ, किस कलर से करूँ, मैं इसको ब्लू कलर से कर देती हूँ, ठीक है। ये फॉरवर्ड प्राइमर हो गया। और अब इसी तरह से मुझे रिवर्स प्राइमर भी फाइंड आउट करना है। रिवर्स प्राइमर को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगी, Ctrl+C, और मैं जाके इसको अगेन अपनी वर्ड की फाइल में ढूंढूंगी, ठीक है। इसको वर्ड की फाइल में ढूंढते हैं तो अब देखते हैं, ये देखें ये क्या हुआ, ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये आपको पता है ये क्यों नहीं आया, हालांकि बना तो इसी में से, क्योंकि ये वाला जो बाइंड होगा ये रिवर्स स्ट्रैंड पे बाइंड होगा। किस पे बाइंड होगा, रिवर्स स्ट्रैंड पे। तो ये तो सारा का सारा जो है ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है, तो मुझे रिवर्स स्ट्रैंड में पहले इसको कन्वर्ट करना है। इसको पहले मुझे फ्लिप करना है। फ्लिप करूँगी मैं इसको, फ्लिप में इसको कैसे करूँगी, या तो आप इसको खुद ही इसको फ्लिप कर लें, या आप जो है वो इसको फ्लिप प्राइमर से भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको अपना कॉम्प्लीमेंट दें, जो भी है आपका सीक्वेंस
सैम्पल सीक्वेंस, वो उसको फ्लिप करके दे देगा। सबमिट कर दें और ये उसका जो है वो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया। अब आपने इसको कंट्रोल सी करें, अब इसको आपने अपनी वर्ड की फाइल में सर्च करना है। अब इसको सर्च करें तो ये देखें आ गया, फाइंड आउट हो गया। जी मैम हो गया। ठीक है, अब आपने इसको भी अपने पास हाईलाइट करके रख लेना है। मैं इसको भी हाईलाइट नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल है, तो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल के प्राइमर में से ही थोड़ा सा ये प्राइमर बना है, तो मैं इसको कट मैम आप कर। रखिए, क्या कह रहे हो? आपने नहीं ईजाद की। समझ नहीं लगी मुझे आप क्या कह रहे हो। मैम मतलब आपने न्यू इन्वेंशन किया, आप रख लें इसे हाईलाइट करके। मुझे अभी भी नहीं समझ लगी आप क्या कह रहे हैं। न्यू इन्वेंशन की है? बेटा कुछ कहना चाह। जीसी कंटेंट ही वो चीज़ है कि आपके प्राइमर में कितनी दफ़ा जी और सी आया है, कितने % जी और सी है। अगर हम अब इसी प्राइमर को देखें तो इसमें देखें 1 सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आउट ऑफ 21 बेस पेयर्स में से 10 बेस पेयर्स कौन से हैं? जी और सी हैं। तो जीसी कंटेंट ये होता है कि कितना उसमें जी और सी प्रेजेंट हैं। जितना ज़्यादा जी और सी प्रेजेंट होता है उतना उसका टीएम जो है वो हाई हो जाता है। जी मैम। ठीक है, तो जीसी कंटेंट भी आपका नॉर्मल सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम होगा तो आपका प्राइमर जो है वो नॉन स्पेसिफिकली भी बाइंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो प्राइमर को खुलने में, लगने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। प्राइमर डिज़ाइनिंग की समझ आई कि प्राइमर डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है? हाँ जी मैम। अच्छा, अब यही वाला जो सीक्वेंस है ना, हम इसको अपनी जो पिछली वाली फाइल थी ना, जिसमें यकीनन कोई सेटिंग्स की चेंजेस हुई हैं और सेटिंग्स जो है वो थोड़ा टाइम लगा कर करनी पड़ती हैं, तो हम उसमें तो खैर अभी फिर नहीं जाएंगे। इसमें सर्च करके देखते हैं कि क्या, ये देखें जी सर्च हो गया उसमें। ठीक है, यहाँ से आपका वो रिवर्स प्राइमर था, ये रिवर्स प्राइमर का सीक्वेंस मैंने डाला है। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर भी अभी देखते हैं। फॉरवर्ड प्राइमर का सीक्वेंस निकालते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। ये वाला फॉरवर्ड प्राइमर रहा, इस फॉरवर्ड प्राइमर को कंट्रोल सी किया और इसको फाइंड आउट करते हैं अपनी वर्ड की फ़ाइल में और देखते हैं कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये यहाँ पर आया है, इसको ये हाईलाइट कर दिया। तो हमारा जो सीक्वेंस है, एक प्राइमर यहाँ पर है और दूसरा प्राइमर यहाँ पर है। ठीक है, तो बीच में ये इतना इंट्रॉनिक रीजन भी था, ये जीन में यहाँ पर बाइंड होंगे अगर जीन है। अगर आपने इंट्रॉन में से लिया हुआ होता तो फिर वो वहाँ पे आरएनए के सीडीएनए के साथ बाइंड नहीं करना था, फिर वो बस यहीं पे बाइंड करना था, क्योंकि आरएनए में से तो इंट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं ना स्प्लाइसिंग के बाद। तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, वो स्प्लाइस वेरिएंट ट्रांसक्रिप्ट होता है, उसमें स्प्लाइसिंग हुई होती है। हाँ जी।